हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन डिस्कस किए थे, साथ में डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और हम लोगों ने देखा था फेलियर ऑफ वेव थियरी इन एक्सप्लेनिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखेंगे हम लोग, फाइंडिंग प्लांक कांस्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में बात की जाएगी और इन सब के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आओ, बेसिक लेक्चर है आज का। सबसे पहले बात करते हैं आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या एक्सप्लेनेशन थी उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मोस्ट अथेंटिक explanation most authentic explanation of photoelectric effect अगर किसी ने दिया था तो वो कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन ने बताया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, इसका एक ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन दिया और ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन दिया उसमें क्या किन चीजों को इन्होंने कंसीडर किया, तो वो एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? प्लांक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन्ड क्लियरली। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? प्लांक का जो क्वांटम प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटा के फॉर्म में चलती है, दैट इज डिस्क्रीट ऑर्डर में चलती है वो, और उस डिस्क्रीट ऑर्डर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सबसे पहले। और उसके बाद यहां पर इन्होंने एक अजम्पशन लिया। वो अजम्पशन क्या था? वो था कि जो लाइट है, लाइट को हम जानते हैं क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये भी जानते हैं हम लोग, पूरी एम वेव पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन्होंने एज्यूम किया स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब अगर मान लो फोटॉन की हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, फ्रीक्वेंसी जो कि एफ है, तो इससे एसोसिएटेड एनर्जी जो लिखी जाती है वो HF से लिखी जाती है। पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडर्न फिजिक्स। ये सारी बातें पता होंगी तो एक बार दोबारा रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले अगर ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया था तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। उन्होंने बताया कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। ये तो बात पहले बताई थी, क्वांटम प्रिंसिपल से आई थी ये बात, लेकिन ये क्वांटम प्रिंसिपल को क्लियरली एक्सप्लेन किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें स्ट्रीम ऑफ फोटोन चलते हैं। स्ट्रीम होती है मतलब पूरे फोटोन का पूरा एक समूह चलता है, जिसमें अगर उनकी फ्रीक्वेंसी f है तो हर एक फोटोन से एसोसिएटेड एनर्जी होती है h इंटू एफ। ये एनर्जी ऑफ ईच फोटोन है। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ फोटोन होंगे तो इसे n से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये ऐसा है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिर रहा है, ये मेटल प्लेट है जिसके अंदर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों का यहां से एमिशन होता है, दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, आओ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। एक्सप्लेनेशन पहला क्या है? कह रहे द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस। एक एक लाइन का मतलब समझते जाना है, कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। पहली लाइन ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे पास ये कोई मेटल सरफेस है, ये बात हम लोगों ने किया था एक्सपेरिमेंटल स्टडी के टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब यह हुआ कि यहां पर मान लो कोई रेडिएशन आकर के गिरा और रेडिएशन से यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। यहां पर रेडिएशन है, ये रेडिएशन आकर के गिरा और यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। तो कह रहे हैं कि यहां पर रेडिएशन के इंसिडेंट होने और यहां से इलेक्ट्रॉन के एमिशन में कोई भी टाइम का लैग नहीं होता, जो भी होता है वो तुरंत होता है। ये नहीं कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, तुरंत होता है। तो वही कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस होता है। द टर्म इंस्टेंटेनियस और सडन मतलब अचानक, जैसे फोटोन गिरा वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। कह रहे हैं अबाउट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंप्लाइज दैट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ये जो
गिरता है फोटोन, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इससे कह रहे हैं इंप्लाइज दैट सर्टेन बॉडीज कोलाइडिंग विद इलेक्ट्रॉन्स प्रॉम्प्टली। कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कोई एक बॉडी है, कोई पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन से टकराया और वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। पहला पॉइंट क्या है, मतलब इसमें जो पहली लाइन लिखी है वो है कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब जैसे फोटोन गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, टाइम का लैग नहीं होता। ठीक है, फिर आगे बात कर रहे हैं, इससे ये पता लगता है कि जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो रहा है इसमें कोई बॉडी जाकर के फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराती है और उनको वहां से बाहर कर देती है। तो वो क्या है, इससे ये पता लगा सर्टेन बॉडी कैन बी इमेजिन्ड एज अ पल्स, उनको हम पल्स एज्यूम कर सकते हैं, या फिर पैकेट ऑफ रेडिएशन जिनको हम फोटॉन्स नाम देते हैं। ठीक है, एज रेडिएशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वी कैन इमेजिन दैट लाइट हिटिंग द मेटल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पल्स। यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पल्स की बात कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं कह रहे हैं, ये फोटोन को इंडिकेट कर रहे हैं, फोटोन को इंडिकेट कर रहे हैं। कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पल्स के रूप में ये मेटल को हिट करता है रेडिएशन। ठीक है, ईच पल्स कैन बी टर्म्ड एज फोटोन, हर एक जो पल्स होती है, वैसे बंडल ऑफ पल्स जाकर के गिरेंगी उसमें हर एक पल्स को हम फोटोन नाम दे देते हैं, बंडल ऑफ पैकेट और क्वार्ट्ज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्वार्ट्ज ऑफ रेडिएशन का मतलब रेडिएशन के छोटे छोटे टुकड़े, या फिर कह सकते हो बंडल ऑफ पैकेट, या कह सकते हो फोटोन जो होते हैं स्ट्रीम होते हैं वेव पल्स की, स्ट्रीम को फोटॉन्स कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, इससे यह पता लगता है कि कोई सर्टेन बॉडी इलेक्ट्रॉन से जाकर के कोलाइड करती है जिससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और इससे पता चला कि यहां पर जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पल्स बोला गया या फिर बोला गया फोटोन। ठीक है, बंडल ऑफ पैकेट्स, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इन्हीं को फोटोन बोला गया। पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या था, समझो। दूसरे एक्सप्लेनेशन में कहा व्हेन ए फोटोन इंटरैक्ट्स विद एन इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो यहां से कोई फोटोन चल रहा है और सामने यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर से फोटोन चला, फोटोन चला और ये कोई इलेक्ट्रॉन है। कह रहे हैं जब ये इससे इंटरैक्ट करता है इट गिव्स इंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, कह रहे हैं कि ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और अपना जो एग्जिस्टेंस है वो लूज कर देता है, अपना मतलब अस्तित्व खो देता है। मतलब यहां जब तक चल रहा था तब तक ये फोटोन था, जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा अपनी कंप्लीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है और खुद लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द सिंगल इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये केवल और केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ऑब्जॉर्व होता है, ऐसा नहीं कि दो चार इलेक्ट्रॉन मिलकर के इसे ऑब्जॉर्व करेंगे, नहीं। द चांस ऑफ टू फोटॉन्स, कह रहे हैं कि ऐसा चांस ऑफ टू फोटॉन्स हिटिंग द सेम इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली इज प्रैक्टिकली जीरो। कह रहे हैं कि अगर हम बात करें प्रैक्टिकली तो एक सिंगल, मतलब कह सकते हैं दो फोटॉन मान लो आकर के गिर रहे हैं ऐसे, दूसरा फोटॉन ऐसे आकर गिर रहा, तो मान लो यहां कोई इलेक्ट्रॉन है तो इससे दोनों आकर के कोलाइड करेंगे, इसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, as there 1-to-1 interaction between the photon and electrons, कह रहे हैं कि इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन एमिशन जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे हम बोलते हैं 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इंटरैक्शन बोला जाता है। मतलब एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर सकता है। इसको अगर डिटेल में समझना है तो आओ समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के अंदर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। बढ़िया, इसमें बना देते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दी। अब देखना ध्यान से, ये बोलना क्या चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि मान लो यहां से कोई रेडिएशन आकर के इसके ऊपर गिरा, HF फ्रीक्वेंसी f का कोई फोटोन आकर गिरा, एनर्जी लेकर के आएगा HF। ठीक है, और इधर से मान लो दूसरा निकल के आ रहा है HF, इसकी फ्रीक्वेंसी HF है, दोनों के दोनों एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे। तो जब दोनों आकर के इसके ऊपर गिरेंगे तो चांस ये कह रहे हैं बिल्कुल जीरो होता है कि दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन को हिट करें एट अ टाइम। ठीक है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 1 बाय 1 हिट करें तो 1 बाय 1 हिट करने का कोई चांस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो इसने पहले आकर के गिरे, ये 1 नंबर का फोटोन है, ये 2 नंबर का फोटोन, 1 नंबर का फोटोन जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर आकर के गिरा और मान लेते हैं उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो वहां से एक्साइट हो पाए, सरफेस से छोड़कर बाहर जा पाए, तो क्या दूसरा फोटोन गिरेगा उसे उतनी एनर्जी दे देगा और बाहर चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है? जैसे मान लो ये पहला फोटोन आकर के इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा
तो क्या होगा, इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा, इस फोटोन की एनर्जी को। और अगर इसकी एनर्जी कम है, वर्क फंक्शन से कम है, अगर वर्क फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, वर्क फंक्शन से अगर कम है तो उस केस में क्या होता है, जितनी एनर्जी होती है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास नहीं रहती, पूरे एंटायर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जैसा पहले था अब भी वैसा है। और दूसरा, मान लो कोई फिर से गिरा जिसके पास फिर से वो एनर्जी नहीं है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, फिर दोबारा से गिरा, फिर दोबारा से गिरा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसीलिए एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आगे की फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन गिरता है तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। एक से ज्यादा फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसका एमिशन नहीं करवा सकते। ठीक है, ये पॉइंट आई थिंक समझ आया होगा। अगला पॉइंट क्या है, द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप्स बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी। देखो उसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है बंद हो जाता है बिलो सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो भी इंसिडेंट रेडिएशन गिरता है उसकी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन का एमिशन बंद हो जाता है। ठीक है, दिस सिग्निफाइज दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्सॉर्ब अ फ्रैक्शन ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन। तो यह बताता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्रैक्शन ऑफ फोटोन को अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, and cannot increase its kinetic energy by continuous absorption of photon one by one। और वो लगातार एक एक करके फोटोन के एब्सॉर्प्शन से अपनी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, इन अदर वर्ड ईच फोटोन मस्ट बी अब्सॉर्ब कंप्लीटली बाय एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल। इसीलिए एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही एब्सॉर्ब किया जा सकता है। रिपीट करें दोबारा से, जैसे यहां से कोई रेडिएशन आकर के गिरा तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। एफ नॉट की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफ नॉट होती जिसको बोला जाता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी याद होगा, प्रीवियस क्लास में बात की थी, या फिर इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी सरफेस के इलेक्ट्रॉनों को फ्री कर सकती है काइनेटिक एनर्जी जीरो रख करके। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय एफ नॉट। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं कि जैसे यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आकर गिरी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए, अगर कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन रुक जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि इसी प्रोसेस से हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कोई फ्रैक्शन में एनर्जी नहीं ले सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि 1.5 फोटोन को उसने अब्सॉर्ब किया, 2.5 को अब्सॉर्ब किया, 5.5 को अब्सॉर्ब किया, तो इस तरह का नहीं है। अगर एब्सॉर्ब करेगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल फोटोन को ही एब्सॉर्ब कर सकता है, ये बात बता रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कंप्लीटली एब्सॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से एब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट है उसी के आगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद होगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ी थी हम लोगों ने, उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करके देखा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V नॉट है सपोज, तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती EV नॉट लिखी जाती, ये काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो कह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि होती EV नॉट या फिर पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज लीनियरली। क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में EV नॉट है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। तो हम यहां से ये नहीं लिख सकते कि E है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V नॉट के, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो ये बता सकते हैं ना कि E मैक्स इधर है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इधर अगर V नॉट लिखा जाए तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगी। बढ़िया ऐसा, तो वही कह रहे हैं इंक्रीज लीनियरली, लीनियरली इंक्रीज करती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स increases with frequency of incident light. It means that energy of each photons, energy of each photon की बात कर रहे हैं, which is converted to directly proportional to the maximum kinetic energy of photoelectrons must varying linearly with the frequency। समझाते हैं इसको, पढ़ो बाद में, पहले इधर समझो। कह रहे हैं कि देखो यहां पर हमने के मैक्स को प्लॉट किया, V नॉट के साथ एक स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है, और अगर हम यही प्लॉट कर देते हैं कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, मान लो हमने ये प्लॉट किया, इधर इधर है फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी, और इधर है के मैक्स, के मैक्स, तो ये भी स्ट्रेट लाइन निकल के आती है, ठीक है, के मैक्स स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती, ध्यान रखना, ये यहां से कहीं से पास होती है, ये यहां कहीं से पास होती है, और जहां से पास होती है उसको हम एफ नॉट बोलते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन निकल के आती है, याद होगा। अगर नहीं याद है तो अभी के लिए याद रख सकते हैं। अभी हम लोग आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ने वाले, उसमें भी ये रिजल्ट निकल के आएगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हम लोगों ने पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, वो यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस तरह से हम उसे बता सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं, अब इसको आगे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। कह रहे हैं कि इट मीन्स दैट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन which is converted to the maximum kinetic energy of the photoelectrons must varying linearly, कह रहे हैं must varying linearly with the frequency of incident radiation. It can also be shown that energy of a packet is, मतलब क्या है, जो E होता है उसको हम HF के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बात को ये बोल रहे हैं, आसानी से लिख सकते हैं। यहां से इसको ऐसे नहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसे HC बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। लैम्डा नॉट क्या होता है, कट ऑफ या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर कट ऑफ वेवलेंथ बोला जाता है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवा सकती है। ये होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवा सकती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ये बात हो गई। आगे आओ, अगले पॉइंट में बताया है कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी का वेरिएशन देखा था पहले एक्सपेरिमेंट में, याद होगा। उसमें क्या आया था, पहले वो बना लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। आया था इधर, अगर हम मान लो बनाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इधर क्या था, इंटेंसिटी था, तो याद होगा ये ग्राफ आया था स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो वही कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली, देखो प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट ईच फोटोन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट मस्ट कैरी इक्वल एनर्जी। इसका मतलब है कि जो भी फोटोन है उन सब की एनर्जी बराबर होती है अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब यह है जो अभी इधर लिखा HC बाई लैम्डा, तो लैम्डा अगर हम फिक्स कर दें तो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा, और लैम्डा सबका फिक्स होगा तो एनर्जी सबकी सेम आएगी। तो वही कह रहे हैं सबकी एनर्जी सेम होती है, दैट इज HF। अगर F फ्रीक्वेंसी है तो HF होती है एनर्जी। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे, दैट मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल सरफेस पर वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो वही कह रहे हैं द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर सेकंड विल इंक्रीज, बढ़ जाएंगे। और अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले जो पर सेकंड होंगे, फोटोन अगर बढ़ेंगे स्ट्राइक करने वाले, ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इवेंचुअली मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, इस कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर आएंगे, दैट मींस rate of emission for photoelectron is directly proportional to the rate of incident radiation। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि rate of emission of photoelectrons is directly proportional, किसके होता है, rate of इंसिडेंट फोटॉन्स। ये बात बोली जा रही है, क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पर सेकंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटॉन उस सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जानते हैं जितने फोटॉन गिरते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, क्योंकि एक सही लोकेशन पर गिरना होगा उन्हें, और एक मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लेकर के आना होगा, तब ऐसा होगा, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद अगर बात करें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। और देखो मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक रेडिएशन आकर के गिरता है, रेडिएशन जिसकी हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F है, ठीक है,
और यहां पर ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है। इसका वर्क फंक्शन हम W0 लिख सकते हैं या इन जनरली फाई नॉट या फिर फाई लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन दिए गए हैं। ये क्या है? ये वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। ठीक, आप समझना ये इक्वेशन बनती कैसे है। तो अगर रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी f गिरी तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना एनर्जी ऑफ, या फिर यहां और लिख देते हैं, एक मिनट, यहां लिख देते हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ईच फोटोन इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? E इज इक्वल टू में HF लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा है, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमने लिख दिया E इज इक्वल टू में HF। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी KE मैक्सिमम, इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? KE मैक्सिमम है, लिख देते हैं इधर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक, तो देखो गिरने वाला जो रेडिएशन है वो F फ्रीक्वेंसी का है, तो हर एक फोटोन की अगर बात करें तो ये HF लिखी जाएगी एनर्जी। ठीक है, और वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी जाने वाली है और जो बाकी की बची रह जाएगी वो कहां जाएगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। तो करना कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख देनी है सीधे सीधे। तो ऐसे समझ लो, अगर हम यहां से इक्वेशन लिखें, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की अगर बात करें तो क्या होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? कहेंगे E गिरी है एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का 1-to-1 इंटरैक्शन होता है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही एमिट कर सकता है, एमिट करवा सकता है, बाहर निकाल सकता है। तो हम एक फोटोन के बारे में बात करेंगे सारी चीजों को लेकर के। तो मान लेते हैं E फोटोन, जिसकी एनर्जी E है, वो आकर के गिरा। अब एक फोटोन जब सरफेस पर आकर के गिरेगा तो उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा जिसका वर्क फंक्शन कुछ दिया गया होगा। तो मान लेते हैं वर्क फंक्शन में जो एनर्जी गई है वो फाई नॉट है, सिंपली चलो फाई नॉट लिख देते हैं। तो बताओ गिरने वाली एनर्जी कितनी है? फोटोन कितनी एनर्जी लेकर के आया? E एनर्जी लेकर के आया। फाई नॉट कहां चली गई? मेटल ने ले लिया पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कराने के लिए, और साथ में अब जो इससे बची एनर्जी होगी वो होगी E माइनस फाई नॉट, और वो किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी KE मैक्सिमम के बराबर। KE मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। क्या लिख रहा है ये? KE मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, E माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू में KE मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब अगर मान लो हम इसको अलग अलग फॉर्म में चेंज करें तो क्या आएगा? पहले इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं, जो जनरल इक्वेशन निकल के आई है। ठीक है, आप सुनो, अब अगर हम इसे लिखें तो हम यहां से लिख सकते हैं E को क्या लिख सकते हैं? H इंटू में F लिख सकते हैं, माइनस फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं? देखा था प्रीवियस क्लास में, H F नॉट लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू में KE मैक्सिमम को क्या लिखा जा सकता है? तो KE मैक्सिमम को अभी के लिए हम KE मैक्सिमम लिख के छोड़ देते हैं। ये बन गया। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन निकल के आ जाएगी कुछ इस तरह से। बढ़िया। अब क्या हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो ये बनेगा HF माइनस HF नॉट इज इक्वल टू में इसको क्या लिखा जा सकता है? हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये हो गया, ये भी इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब एक और बात आती है जिसको हमें लिखना है, पहले समझ लो फिर लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला था, याद होगा, जिसको हम लोगों ने पोटेंशियल बैरियर से निकाला था, जो भी बाहर से लगाया गया पोटेंशियल था, नेगेटिव पोटेंशियल, उससे निकाला था, जिसको हम लोग कहते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम जानते हैं, लिख देते हैं एज वी नो क्या बोल सकते हैं? यहां से जो KE मैक्स है
उसको इन जनरल हम लिख सकते हैं ई वी नॉट के बराबर, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, तो लिख सकते हैं ई को हमने लिख दिया है एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू में इसे लिखा जा सकता है ई वी नॉट। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से नहीं लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच एफ को क्या लिखा जा सकता है, सी डिवाइडेड बाई में लैम्डा। तो लैम्डा अगर गिरी है वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ गिरी तो ये लैम्डा हो गया, यहां होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो लैम्डा नॉट हो जाएगा, यहां बन जाएगा ई वी नॉट। तो एक और हमारे पास इक्वेशन बन गई है अच्छी सी, ये हो गई। इस वाले को भी बंद कर लो, ये भी हमारे पास एक ठीक ठाक इक्वेशन बन गई है, ये हो गई। और भी कई फॉर्म हो सकती, हाँ हो सकती है। तो अब हम इसको जनरलाइज करते हैं, फॉर्म को क्या लिख देते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू में ई वी नॉट लिखा जा सकता है ना। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं एच सी 12400 और यहां पर 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, ई वी नॉट लिखा जा सकता है। याद होगा 12400, याद होगा 1 2 या फिर 12375 ऐसे भी करके याद रख सकते हो। वो अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू ठीक ठाक निकल के आती है, इसमें भी वैल्यू अप्रोक्स रहती है। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, जैसे यहीं पर हम लिखना चाहते तो लिख सकते थे वैसे। अब हमें कोई भी ग्राफ बनाना हो, जैसे फ्रीक्वेंसी का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के साथ प्लॉट करना हो, पोटेंशियल के साथ प्लॉट करना हो जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर इक्वेशन समझ में आई होगी, ई एनर्जी का फोटॉन अकेला आकर ये गिरा और उस इलेक्ट्रॉन को फाई नॉट से बांध रखा था मेटल ने, तो फाई नॉट मेटल ने ले ली, बची एनर्जी ई माइनस फाई, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी उसे। ठीक है, उसके अलग अलग फॉर्म है, सबके अलग अलग फार्मूले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आओ देखते हैं प्लांक कांस्टेंट कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो प्लांक कांस्टेंट के लिए अभी हमने पढ़ा ई वी नॉट जो लिखा जाता है उसको क्या लिखते हैं, एच एफ माइनस एच एफ नॉट लिखा जाता है। देखो यही तो है, एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू में के ई मैक्सिमम, तो उसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब अगर यहां से देखोगे वी नॉट इज इक्वल टू में क्या लिखा जाए, तो इसको लिख सकते हैं आप एच बाई ई इंटू में क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस एच बाई ई इंटू में एफ नॉट लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा बताओ, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस। ठीक है, बताना ग्राफ कैसा निकल के आने वाला है। यहां से देखो, अगर हम इसको लिख दें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप में, तो ये क्या लिखा गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के लिए कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन उसका इंटरसेप्ट जो होता है वो नेगेटिव रहता है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। डॉटेड करना चाहो तो इधर के साइड डॉटेड कर सकते हो, ये है डॉटेड कर दिया, ये ऐसा है। ठीक, तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें देखना ध्यान से, इधर हमने कहा चलो वी नॉट ले लेते हैं, इस साइड वी नॉट है, या इसको हटा दो इस तरह से, ऐसे लिख देते हैं वी नॉट है इधर, और इधर हमने क्या ले लिया है, फ्रीक्वेंसी ले ली है, फ्रीक्वेंसी ले ली है। तो अब बताओ इसका स्लोप क्या है, यही तो है स्लोप, स्लोप। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इसका स्लोप निकल के आएगा, इससे नहीं दूसरा कलर चेंज कर लो, इसका जो स्लोप निकल के आएगा ऐसा थीटा, तो इसमें हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, h बाई ई बन जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, e tan थीटा निकल के आएगा। ये इस तरह से हम यहां से h की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर आप इस तरह से h की वैल्यू नहीं निकालना चाहते हैं और थोड़ा डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आप ग्राफ बना सकते हैं डायरेक्ट, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एनर्जी कितनी आएगी। तो उससे हम ऐसे कर सकते हैं, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसको थोड़ा और पीछे बढ़ा दो, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये डायरेक्ट बनेगा तो किसके किसके बीच में होगा, तो डायरेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा के ई मैक्स और यहां पर फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब इसके लिए इक्वेशन क्या चलेगी, तो बोलेंगे के ई मैक्सिमम
किसके बराबर होता है? तो वो होता है HF माइनस HF0 के बराबर होता है। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? देखो y इज इक्वल टू में m इंटू एक्स माइनस सी टाइप का बना है कि नहीं बना है? तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आए। अब इसका स्लोप डायरेक्ट h की वैल्यू देगा आपको। तो अगर हम इसका स्लोप लिखें तो इसका स्लोप आपको डायरेक्ट h की वैल्यू दे देगा। यहां से यहां पर अगर हम थीटा बना देते हैं तो ये tan थीटा जो होगा वो डायरेक्ट आपको h दे देगा। तो अगर ये ग्राफ दिया गया है तो इस तरह से हम h निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दिया तो ऐसे निकाल सकते हैं, इस तरह से दिया तो ऐसे निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकली अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको दो वेवलेंथ लेनी पड़ेंगी। तो आओ अल्टरनेट मेथड देखते हैं। अल्टरनेट मेथड बोर्ड में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं खूब ज्यादा। कैसे? सबसे पहले मान लीजिए कि हमने यहां पर ये कोई मेटल सरफेस है, ऐसी ये मेटल सरफेस है, ठीक है। इसका वर्क फंक्शन दिया गया है सपोज फाई नॉट, और इसके ऊपर इंसिडेंट रेडिएशन आकर के गिरता है λ1 का, और बाद में पहले नंबर पर λ1 आकर गिरता है, दूसरे नंबर पर आकर गिरता है λ2, ठीक है। अब हम यहां से बताते हैं आपको कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनमें पहले के लिए पोटेंशियल V1 है और दूसरे के लिए जो पोटेंशियल दिया गया है V02 है। तो क्या लिख पाएंगे? देखो मतलब λ1 वेवलेंथ जब आकर के इंसिडेंट होती है तो उस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है वो है V01, ठीक है। दूसरा यहां पर लिख सकते हैं λ2 जब आकर गिरेगा तो V02 लिखा जाता है। तो अगर मान लो हम इसको दो बार अप्लाई करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को तो बताएंगे क्या? HC डिवाइडेड बाय में λ1 माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहां से? के मैक्सिमम, तो इसे लिख सकते हैं EVO1, पहला हो गया। और अगर दोबारा से अप्लाई करेंगे आप तो बताएंगे HC अपान λ2 माइनस में यहां बन जाएगा फाई नॉट, वो तो सेम ही रहेगा, यहां बन जाएगा। इसे रोकने के लिए अलग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ये बन गए। अब दोनों को देखो, अगर माइनस करवा दोगे आप तो यहां से h की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इनको सॉल्व कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की बात करो तो यहां से बोल सकते हैं HC चला गया कॉमन, यहां आ गया 1 बाई λ1 माइनस 1 बाई λ2 इज इक्वल टू में आ जाएगा E चला जाएगा बाहर, यहां पर बन जाएगा V, दोनों को माइनस करवाया ना तो इसमें से इसको माइनस कराया तो 1 माइनस 2 ऐसा बन गया। तो यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे आप h की तो क्या निकल के आएगी? देखो ध्यान से, यहां पर E है, यहां पर VO1 माइनस V02, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन गया। इनटू में यहां बनेगा λ1 इनटू में λ2 डिवाइडेड बाय में λ2 माइनस λ1 बन जाएगा, ये उधर जाएगा ना पूरा, फिर नीचे जाएगा और यहां से डिवाइडेड बाय में क्या चला जाएगा? तो h और c, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ c जाएगा, यहां से h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेथड 3 अलग अलग है, जिससे आप चाहें उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर बस सिर्फ एक इक्वेशन है, E एनर्जी का फोटोन गिरेगा, फाई चला जाएगा वर्क फंक्शन में, जो बची एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले हैं, हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर या फिर E V0, वेयर E0 मतलब V0 जो होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, V मैक्सिमम इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है उसमें मैक्सिमम स्पीड लिखी जाती है। तो इस तरह से हम फाइंडिंग प्लांक कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस लिखी जाती हैं। अप्लाई करना सीखना चाहते हैं तो आओ अप्लाई करना सीखते हैं। इधर क्वेश्चन दिया गया है, समझना क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं है, पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन इस इक्वेशन के ऊपर तो आराम से करेंगे। कह रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज f0, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर f0 दे रखी तो वर्क फंक्शन बता सकते हो? कहोगे बिल्कुल, वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है, हम बता सकते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन अगर हम फाई नॉट की वैल्यू बोले तो वो बताएंगे आप HF0, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़ो। When the light of frequency 2f0 is incident on a metal plate, कह रहे हैं कि 2f0 की गिरती है एनर्जी, तो यहां पर जो E लिखा जाएगा वो क्या लिख सकते हैं? HF से लिखा जाता है, तो वो F दिया गया 2f0 के बराबर। कह रहे हैं कि द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज V1, V1 है जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बताओ इससे इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? तो कहोगे आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा लेते हैं, लिख दो फ्रॉम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटोइलेक्ट्रिक
इक्वेशन क्या है वो, E माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू में के ई मैक्सिमम, है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, यहां लिखेंगे आप h इंटू में 2f नॉट जो निकाला, वर्क फंक्शन कितना है h f नॉट इज इक्वल टू में के ई मैक्सिमम को क्या लिखा जा सकता है, कहते हैं स्पीड जो है v1 है, तो लिखेंगे हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर, तो हमने लिखा v1 के मैक्सिमम का स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर लिख दिया है, v1 मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा, मैक्सिमम 1 का स्क्वायर, ठीक, पहली बार हो गया। अब देखो आगे कुछ कहा है, when the frequency of incident radiation increased to 5f नॉट, पहले 2f नॉट थी अब 5f नॉट कर दी गई, तो एनर्जी भी बढ़ गई होगी, हाँ बढ़ी है, तो उस केस में क्या है 5f नॉट कर दोगे तो h इंटू में 5f नॉट हो जाएगा एनर्जी, उसमें से कितनी एनर्जी खर्चा होगी, तो hf नॉट खर्चा हो जाएगी वर्क फंक्शन के फॉर्म में, जो बची एनर्जी होगी हाफ m, यहां पर हो जाएगा v मैक्सिमम का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब उन्होंने पूछा क्या है, कह रहे हैं कि इस बार v2 है, तो यहां पर v1 है, एक काम करो v1 v2 ही लिखा रहने तो ज्यादा ठीक लगेगा, जिस फॉर्म में पूछा इन्होंने वो वही लिखा रहने दो, v1 स्क्वायर, और इसको हम लिख देते हैं v2 स्क्वायर, मैक्सिमम तो उन्होंने खुद ही बोल रखा है, तो मैक्सिमम हमें अलग से लगाने की नीड नहीं है। अब हमें बताना है कि v1 बाई v2 का रेशियो क्या होगा, दिक्कत क्या है, इनको डिवाइड करवा दो, v1 टू v2, तो ये डिवाइडेड बाय में वो करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2f नॉट माइनस hf नॉट, तो बन जाएगा hf नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 में से 1 जाएगा 4 hf नॉट बन जाएगा, यहां पर देखो हाफ m m मास, तो इलेक्ट्रॉन का दोनों जगह सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में v2 स्क्वायर, यहां से देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा 1/4 इज इक्वल टू में v1 बाई v2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो v1 रेशियो v2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 लिखा जा सकता है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है, जो भी एनर्जी आकर के गिरी उसमें कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में फॉर्म में चली गई, बची एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो वो ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ना फिर ठीक से समझना, फिर आगे हम उससे बात करेंगे बारे में। सुनो, पहले कहा है स्मॉल पीस ऑफ कैल्शियम मेटल, कैल्शियम मेटल की बात की है और उसका वर्क फंक्शन दे दिया है इन्होंने, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 17.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लार्ज प्लेट, ठीक है, कह रहे हैं कि कोई लार्ज प्लेट है ऐसी, ठीक है, और इसके सामने एक छोटी प्लेट रखी गई है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, तो डिस्टेंस इनके बीच की दे रखी है 17.7 सेंटीमीटर, ये इनके बीच का सेपरेशन है, दैट इज डी, ठीक है। प्लेट एरिया दे रखा है, तो प्लेट एरिया कितना दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर -9, नहीं, हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, कह रहे हैं कि स्मॉल प्लेट ऑफ कैल्शियम मेटल इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इतने सेंटीमीटर फ्रॉम ए लार्ज प्लेट की बात कर रहे हैं, तो लार्ज प्लेट की अगर बात कर रहे हैं तो इसका सिग्मा दे रखा है आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर, बढ़िया, ठीक है। ऑन द सरफेस फेसिंग द सीजियम पीस, ठीक है, सीजियम पीस के सामने है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द सीजियम पीस, ठीक है, सीजियम पीस के ऊपर की बात कर रहे हैं, ये सीजियम पीस है, इसके ऊपर कितना नैनोमीटर का गिर रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन द सीजियम पीस, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द लार्ज प्लेट, इसके ऊपर अगर रेडिएशन आकर गिरता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जो जा रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, नेग्लेक्ट एनी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पीस ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट, ठीक है, कह रहे हैं इनके बीच में जो ये हो रहा है, ये कह रहे हैं फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी, सिग्मा दिया गया है ना, फील्ड बता सकते हैं क्या होगा फील्ड, तो फील्ड के लिए यहां पर बहुत इजी, E इज इक्वल टू में
यहां पर ये कैसा भी चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी, और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी तो यहां से E इज इक्वल टू में या V इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है, E इंटू डी लिखा जाता है। ठीक है, पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल क्या होगा, ई को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -9 इंटू में डी कितना है 17.7 इंटू 10 टू द पावर -2 बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय में 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 बन जाएगा। एक काम करो, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 17.7 और डिवाइडेड बाय में 8.85। ठीक है, तो यहां से V इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2 इंटू में पावर देख लो तो बन जाएंगी -11 प्लस 12, ये 1 बन जाएगी तो ये 20 आ जाएगा सीधा 20 वोल्ट। प्लेट के बीच में पोटेंशियल 20 वोल्ट का है। ठीक है, इस 20 वोल्ट से इन्हें एक्सेलरेट करवाना है। तो कह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ। वो तो बता सकते हो डायरेक्ट भी, कैसे, यहां से E माइनस डब्ल्यू या फिर फाई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, के मैक्सिमम होता है कि नहीं। तो यहां से E की वैल्यू अगर देखा जाए तो वो क्या है, तो उसको हम लिख सकते हैं E हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय में, तो ये हो गया लैम्डा किस में होगा, तो इसको हम रख देंगे 4000। ठीक है, और माइनस में ये कितना दिया गया है, तो ये 1.9 है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, के मैक्सिमम आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देखो कितना आता है, तो ये वैल्यू बन जाएगी, इसमें से पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 124/40 ये हो जाएगा 3.1 माइनस 1.9 बनेगा। तो यहां से के मैक्सिमम की वैल्यू जब आप लिखेंगे के मैक्स, तो वो कितनी लिखी जाएगी, 1.2 लिखी जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1.2 लिखी जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन इसको एक्सेलरेट भी करवाया गया है, तो पोटेंशियल है अगर, और इसे एक्सेलरेट कराया गया होगा, तो पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराने पर कह रहे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो यहां पर आ जाएगा E V0। तो E तो ठीक लग रहा है, ये एनर्जी आएगी तो 1.6 इंटू में, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वोल्टेज लगाया गया है, तो वोल्टेज है 20। तो यहां पर अगर हम इसे लिखें कि E एक्सेलरेट करवाया गया अगर, उसकी वजह से जो आई है वो कितनी आएगी, 20 वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आएगी। सुनना ध्यान से सारी चीजों को, ये एनर्जी वो है जो इंसिडेंट रेडिएशन निकला है, जो बची एनर्जी वो यहां पर मिल गई। लेकिन सामने वाली प्लेट को पॉजिटिव कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, ये एक्सेलरेट होगा इसके प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट होगा तो एक्सेलरेट होने की वजह से उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी आई जो कि होगी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इस सरफेस पर जब पहुंचेगा तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगा 2.1, तो आंसर कितना आएगा 21.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा था, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है कि जितनी एनर्जी का फोटोन गिरे वो पूरी की पूरी एनर्जी कहां चली जाए, वर्क फंक्शन में चली जाए, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0। अगला है, पढ़ना ध्यान से, कह रहे हैं कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन इफ वर्क फंक्शन ऑफ ए टारगेट मेटल इज दिस 1.24। ठीक है, एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4.36 into 10 to the power -7 meter. What potential is necessary to stop the emission of photoelectrons? That means ये stopping potential की बात कर रहे हैं। तो कैसे लिख सकते हैं stopping potential? इजी है, क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलेंगे कि इसे लिख दिया जाए 1, डायरेक्ट लिख दो चाहे तो 1240 या 12400 डिवाइडेड बाय में, एंगस्ट्रॉम में इसे लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इस वाले को इसे लिखेंगे 436 इंटू में 10 टू द पावर -9 बनेगा, तो ये लिख सकते हैं 4360, तो इसे लिख सकते हैं 4360 माइनस इसका वर्क फंक्शन क्या दिया गया 1.24 इज इक्वल टू क्या होगा, EV0 के बराबर होता है। सिंपल है, ये क्या है, एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की वर्क फंक्शन है, EV0 के बराबर हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो क्या आएगा,
ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा, एक मिनट, 1240 डिवाइडेड बाय में 436, ये बन जाएगा 2.844 माइनस 1.24 इज इक्वल टू में ईवी नॉट के बराबर आएगा। तो इसमें से 1.24 को अगर माइनस करेंगे आप तो 1.6 यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और इसको हमने किसके बराबर किया है, ईवी नॉट के बराबर किया है। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है व्हाट पोटेंशियल इज नेसेसरी टू स्टॉप द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वी नॉट की वैल्यू देखो तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 1.6 वोल्ट के करीब। ये होगा। अप्रोक्सीमेशन क्यों आया, आंसर तो एक्चुअल ये होगा, अप्रोक्सीमेशन इसलिए आया कि हम लोगों ने इसे 12400 लिया है। अगर आप 12375 लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी। करके देखना होगा तो कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ। ये है इंसिडेंट लाइट, और इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है इतना है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास है। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सब कुछ निकाल लो। सबसे पहले देखो ए पॉइंट, हम के ई मैक्सिमम निकालते हैं। तो के ई मैक्सिमम क्या होता है, ईवी नॉट के बराबर होता है। कितना दिया गया है, 0.36 वोल्ट दिया गया है। तो यहां पर लिख देंगे इसे, अगर लिखना चाहें किसमें चाहिए इनको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। और ई नॉट की, वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.36 है। ये वैल्यू निकाल लो आप, जूल में निकल आएगी। तो कितना होगा ये, तो ये हो गया 1.6 इंटू में 0.36, ये वैल्यू बन जाएगी, नहीं 1.6 था, 1.6 इंटू 0.36 ये बनेगा 0.576 इंटू 10⁻⁻19 जूल के करीब एनर्जी बन जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। उन्होंने पूछा है वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। तो वर्क फंक्शन कैसे बता सकते हैं, कहेंगे गिरने वाली एनर्जी ई है, फाई नॉट चली गई इधर, और इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है, के ई मैक्स लिखा जाता है। गिरने वाली एनर्जी कितनी होगी, तो कहा है 5893 का गिरता है, तो इसे लिख दो 12400, और डिवाइडेड बाय में क्या होगा, 5893 माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू में के ई मैक्स। कितना आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू मिलेगी 1240 या 400 डिवाइडेड बाय में 5893, 2.10 बनेगा, 2.104, और माइनस यहां पर काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आओ, तो काइनेटिक एनर्जी को इधर लाएंगे तो 0.576। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बस इतना ही लिख दो। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, के ई मैक्सिमम आ जाएगा। होगा, बढ़िया। अब देखो ये तो जूल में है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहोगे तो 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब इसको माइनस करवाना है, कितनी बनेगी एनर्जी, तो यहां पर 2.104 माइनस 0.36, ये वैल्यू आप निकालेंगे तो बनेगी 1.744 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, के ई मैक्सिमम है। ये देखो आ गया के ई मैक्सिमम। क्यों नहीं, के ई मैक्सिमम नहीं, ये फाई नॉट है, फाई नॉट। तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.744 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू में फाई नॉट है। और क्या पूछा इन्होंने, कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे बता सकते हैं, ये ऐसे बताया जा सकता है HC, या फिर ऐसे डायरेक्ट देख लो ना, फाई नॉट निकल आया तो फाई नॉट का फार्मूला होता है HF नॉट। तो F नॉट इज इक्वल टू में फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1.744 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बन जाएगा, जूल में बदल लिया। और डिवाइडेड बाय में क्या होगा, H होता है 6 पॉइंट, कितना ले लिया जाए, दिया तो है नहीं, 6 ले लो, 2 ले लो, 10⁻⁻34 ले लो। सॉल्व कर दो इसे तो क्या आएगा, 1.77744 मल्टीप्लाई करा दो 1.6 से, डिवाइड कर देना 6.26 से, ये वैल्यू अप्रॉक्स बन जाएगी
0.445 इंटू पार्ट्स कितनी बनेंगी, तो ये बन जाएगा 34 माइनस 19 15 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट, ये बन जाएगा 14। ठीक है, आपने यहां पर HCA बाई लैम्डा की वैल्यू 412,400 ली है। अगर 12375 लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन इसमें इजी हो जाती है, इसलिए ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, मेटल इज दिस। ठीक, बढ़िया, ठीक है, फाइन करो। कह रहे हैं कि द वर्क फंक्शन ऑफ द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस मेटल इज, वर्क फंक्शन क्या होगा, तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए अगर सोल्यूशन की बात करोगे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वो बात कर रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहे होंगे, क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन मेटल इज। ठीक है, वर्क फंक्शन निकालना है तो फाई इज इक्वल टू में क्या होता है, HC बाई लैम्डा नॉट होता है। ये होता है 12400 डिवाइडेड बाय में लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2750, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 1240 डिवाइडेड बाय में आएगा 275, तो ये बन जाएगा 4.509 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब वैल्यू बनेगी। आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी जा सकती है इनकी, वो बतानी है। और क्या लिखना है, सर्टेन मेटल इज दिस। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल बाय द वेवलेंथ ऑफ, देखो वेवलेंथ जो गिर रही है इसके ऊपर वो कितनी है, 1800 है। तो गिरने वाली वेवलेंथ अगर 1800 होगी तो पूछा क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल है, बोल सकते हो 12, यहां पर 400 होता है, यहां पर कर दोगे 1800 माइनस वर्क फंक्शन निकल ही आया, कितना है 4.5 रख लो, और 5 या फिर चलो 509 रहने दो, 5 बस, ठीक है, इज इक्वल टू में 509 का मतलब 501 या 2, चलो ठीक है, ऐसा लिखा रहने दो, 1 या 2, चलो 2 कर लेते हैं प्रॉक्स उस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये हो गया E माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है, तो इज इक्वल टू में लिखा जाता है KE मैक्स। ये KE मैक्स हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 124 और 18 बचा। ये वैल्यू आप 1 मिनट, 124 डिवाइडेड बाई में 18, ये बनेगा आपका 6.888 माइनस 4.52 इज इक्वल टू में KE मैक्स। ठीक है, इनको माइनस करवा लेते हैं, तो 4.52 माइनस करवाओगे 2.36 बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू में KE मैक्स। क्या आ रहा है देखो, 2.38। ठीक है, फिर क्या पूछा है, स्पीड बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई, स्पीड निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल सकते हैं, लेकिन इसको ठीक से लिखना पड़ेगा आपको। 2.36 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये जूल में एनर्जी हो गई। इसको आपको बराबर करना होगा हाफ ऑफ m, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू में क्या लिखेंगे आप, V मैक्सिमम का स्क्वायर लिखा जाएगा, होगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देख लेते हैं एक बार। यहां पर 2.36 है, मल्टीप्लाई होगा ये 2 से, इधर 2 जाएगा मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद में डिवाइड होगा 9.1 से, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.518 के करीब, और इंटू 10 टू द पावर कितना बन जाएगा, तो माइनस 19 प्लस 31, ये 12 मिल जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू में V मैक्सिमम का स्क्वायर मिलेगा। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लो। अब इसे हम रूट से बाहर निकालें तो क्या आएगा, 0.51 0.714 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू में बन जाएगा V मैक्स। क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है 9.15 इंटू 10 टू द पावर 5। एक बार दोबारा से, 2.36 शायद छूट गया था, इनटू में 1.6 इनटू में 2 और डिवाइडेड बाय में 9.1, ये बनेगा, एक मिनट,
इसमें ये 2.36 को मल्टीप्लाई कराना भूल गए थे, ये वैल्यू बनेगी 0.829 इंटू 10⁶। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा तो यहां पर वी मैक्सिमम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 0.829, यहां से आएगा ये 0.9104 इंटू 10⁶। यहां 12 है, यहां पर ये 12 है, तो ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू में वी मैक्स। जी हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास लिखा गया 9.5 करना चाहे तो 9.15 हो जाएगा इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, पहले भी बात किया था, यहां कैलकुलेशन थोड़ी टफ रहेगी। हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, आप लोग नहीं करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा इसको रिलेट किया गया है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ। क्या है, पढ़ो। कह रहे हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 1800 एंगस्ट्रॉम ejects photoelectrons from a plate of a metal whose work function is 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेट। कहना क्या चाहते हैं ये देखो, ये हमारे पास मेटल प्लेट है, इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको पहले कहा गया है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की साइड निकल रहे हैं, फील्ड लगा है इस साइड भी। तो बताओ, चार्ज फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा ना, और चार्ज अगर परपेंडिकुलर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो रेडियस पाथ की क्या लिखी जाती है, अगर याद होगा तो R इज इक्वल टू में mv/qb लिखी जाती है। ठीक है, बढ़िया। अब कह रहे हैं व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नॉर्मली फ्रॉम द प्लेट विद मैक्सिमम एनर्जी। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा कि v क्या होगा इसका, क्योंकि यहां पर v की वैल्यू रखनी है। तो v की वैल्यू और रखो, यहां लिखेंगे E माइनस फाइ नॉट इज इक्वल टू में के ई मैक्स, और के ई मैक्स को हाफ एम बी स्क्वायर लिखने वाले हैं। तो चलो यहां पर 12375 ले लेते हैं इस बार, या वही ले लो जो था पहले 400 डिवाइडेड बाय में लैम्डा कितने का गिर रहा है, तो 1800 का लैम्डा गिर रहा है, माइनस फाइ नॉट की वैल्यू क्या है, तो फाइ नॉट की वैल्यू देखो 2 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहां पर आएगा के ई मैक्स। चलो इसको कैलकुलेट करो, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 124/18 124/18 की कैलकुलेशन आई थी 6.88, तो ये हो जाएगा 6.888 माइनस 2 इज इक्वल टू में के ई मैक्स। ठीक है, और के ई मैक्स को क्या लिखना है, हमें हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा, चलो एक ही साथ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 6.88। ठीक है, माइनस होगा 2 तो हो गया 4.88, और इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड कर देते हैं 9.1 से, तो ये वैल्यू बनेगी 1.07252। और पार्स का क्या होगा, तो इधर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था ना, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो बदल ही नहीं गया है, ये होगा 6.88 माइनस 2 तो 4.88, और इसको हम अब बदलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो -19 हो गया 1.6, इंटू में 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 9.1 इंटू 10⁻31 होगा। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, ये वी मैक्सिमम मिला कि नहीं, हाँ मिल गया। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो 4.88 को मल्टीप्लाई कराओ पहले 1.6 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, देन 9.1 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 1.7160 इंटू में 10⁻, क्या बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा 19, और ये बनेगा 31, ये 12 बन जाएगा। ये ऐसा बन गया, यहां से आया वी मैक्स। तो अगर हम वी मैक्स की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू में m होता है 9.1 इंटू 10⁻31। v की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं फटाफट, 1.716, 1.3 के करीब आएगा, तो ये 1.3 इंटू में 10⁻, क्या बन जाएगा, 6 बनेगा, डिवाइडेड बाय में क्यों क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 बन जाएगा। और b की वैल्यू क्या होती है, तो b की वैल्यू उन्होंने दे रखा 5 इंटू 10⁻5। सॉल्व कर दो इसे, तो मिल जाएगा 9.1 इंटू में 1.3, और फिर डिवाइड कर देते हैं इसे 1.6 से, और फिर डिवाइड कर दो 5 से,
ये वैल्यू मिलेगी 1.47875, ठीक है। और पार्ट्स में क्या होगा, -31 +6 और +19 +5, ये बन जाएगा -1। तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 0.1478 मीटर। ये हमारे पास रेडियस निकल के आएगी जिसके ऊपर ये चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पर चलेगा तो v क्रॉस b से निकाली जाती है डायरेक्शन, कि नहीं निकालते हैं। तो v क्रॉस b से, तो v है ऊपर के साइड, b है राइट साइड में, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा नहीं, इस पर बाहर की तरफ लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। v क्रॉस b से डायरेक्शन निकालेंगे, बाहर की तरफ डायरेक्शन आएगी। इसका मतलब ये इधर से चलेगा तो, लेकिन ये ऐसे घूम जाएगा सर्कुलर पाथ पर, मतलब यहां से ऐसे निकलेगा, तो जैसे निकलेगा इसको पूरा ऐसे घूमना पड़ेगा, ये इस तरह से चक्कर लगाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। आगे अब बात करते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लगाना समझ में आ रहा होगा कैसे लगाते हैं। और देखो, कह रहे हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, किसी सरफेस से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन बाय इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस कैन बी स्टॉप्ड बिफोर ट्रेवलिंग 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। सुनो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं किसी सरफेस से और इतने वेवलेंथ गिरा करके, उनको हम 1 मीटर अगर चलाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर 1 मीटर चलाते हैं तो वो रुक जाते हैं। तो देख लो ना, V इक्वल टू फार्मूला हम लोगों ने अभी देखा ED होता है, तो V इक्वल टू E की वैल्यू क्या है 4 है, और D की वैल्यू क्या है बोल दो 1 मीटर, 1 मीटर चलाना है इसे। तो बताओ 4 वोल्ट लगा करके इसे रोका जा सकता है ना, तो 4 वोल्ट लगा के रोका जा सकता है, दैट मींस ये इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। और अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो बता सकते हो कितनी हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब आगे आओ, कह रहे हैं फाइंड द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन बताना है, बता दो। देखो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, तो 12,400 डिवाइडेड बाय में गिरेगा कितना 2000 का, माइनस यहां पर आ जाएगा फाई नॉट और इसको 4 के बराबर कर दो, तो हमारे पास फाई नॉट क्या आएगा, वो आ जाएगा 0000, और ये कितना बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 124 डिवाइडेड बाई में 20, 6.2 बन जाएगा, और 6.2 माइनस 4 ये 2.2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा है जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा तभी तो रोक पा रहा होगा। कह रहे हैं कि 4 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा और 1 मीटर अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन चलता है तो वो रोक दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर अगर हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी दिया गया होगा, तो उसको 1 मीटर में चलने में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा 4 वोल्ट, और ये रोक दे रहा है, और रोकता कौन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट मींस दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया होगा तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल गई, तो हम यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा करके फाई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में मजा आया होगा। कैसे सॉल्व करना, अप्रोच क्या होगा, वो सारी बातें यहां पर हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो ये थे क्वेश्चन जिनके ऊपर हम लोगों को प्रैक्टिस की कि कैसे फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को लगाया जा सकता है। यहां पर देख लिया, सबसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन था, यहां पर ग्राफ कैसे बनाया जा सकते हैं ये बातें देख ली। ये होती है आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस, मतलब है ही एक ही इक्वेशन लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स ये होता है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देख लिया। एक्सप्लेनेशन एक और तरीके से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आई हैं उनकी मदद से भी हम फोटोइलेक्ट्रिक लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखेंगे उनके बारे में अगली क्लास में। लेकिन अभी के लिए यहां पर आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आने से पहले उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिए वो इस तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे, कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन आए। तो आज हमने कवर किया आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कवर कर लिया। आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोगों ने कवर कर ली, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोगों ने कवर कर लिया। साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, और जितने भी फार्मूले हम लोगों ने देखे उनको लगाया कैसे जा सकता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें।